नमस्कार, फ्यूचर एक्सप्रेस में आप सभी का स्वागत है। मैं हूं सुमित और हफ्ते का पहला कारोबारी सत्र भारतीय बाजार वैसे तो एक दायरे के अंदर ही कामकाज कर रहे हैं। इंडेक्स करीब करीब 30 अंक ऊपर अभी आया है, थोड़ी देर पहले आया। इनफैक्ट आज सुबह से लाल निशान में था, फिर हरे निशान में फ्लैट टू पॉजिटिव साइड पे कामकाज हो रहा है। सेंसेक्स भी मोरलेस फ्लैट टू पॉजिटिव साइड पे ट्रेड करता हुआ। निफ्टी बैंक 150 अंक ऊपर है, 1/4% के आसपास की बढ़त वहां पर देखने को मिल रही है। तो इंडेक्स फ्रंट पे बहुत ज्यादा कोई खास इंपैक्ट नहीं, लेकिन हाँ ब्रॉडर मार्केट्स में आपको अगर नजर डालेंगे तो मिड कैप स्मॉल कैप रिकवरी है, लेकिन अभी भी डिक्लाइंस इनके फेवर में है। करीब 1/4% के आसपास की गिरावट है मिड कैप इंडेक्स में। स्मॉल कैप इंडेक्स करीब 1% नीचे कामकाज कर रहा है डे लो से रिकवर होने के बाद। एडवांसेस 765 शेयर तेजी में है, 1500-1550 शेयर बिकवाली के साथ कामकाज कर रहे हैं। नंबर थोड़ा सा इंप्रूव जरूर हुआ एडवांसेस के फेवर में, लेकिन अभी भी डिक्लाइन ज्यादा है। बीएससी में 1400 शेयर तेजी में है, करीब 2400-2500 शेयर बिकवाली के साथ कामकाज कर रहे हैं। एफ&ओ के 77 शेयर तेजी में है, 120 शेयरों में सो फार बिकवाली देखने को मिल रही है। बैंक निफ्टी के 5 शेयरों में खरीदारी है और रफली 7 शेयरों में सो फार आपको बिकवाली दिखाई पड़ेगी। नंबर्स के बाद कोटक महिंद्रा बैंक 6% ऊपर है, 28 से 30 अंकों का कॉन्ट्रीब्यूशन है। टीसीएस करीब वापस 4000 की दहलीज पर पहुंचा है। एचडीएफसी बैंक 17 अंकों का कॉन्ट्रीब्यूशन और इन्फोसिस 11 से 12 अंकों का कॉन्ट्रीब्यूशन यहां पर है। सामने टाइटन नंबर्स के बाद आज 6% नीचे है। एसबीआई 18 अंकों का नेगेटिव कंट्रीब्यूशन है, रिलायंस 13 अंकों का कंट्रीब्यूशन है और एनटीपीसी 10 से 11 अंकों का नेगेटिव कंट्रीब्यूशन यहां से भी आता हुआ दिखाई पड़ रहा है। तो दोनों नंबर्स का इंपैक्ट आज कोटक में और टाइटन में आपको दिखाई पड़ेगा और दोनों में ही सीवीएलई इंपैक्ट है एक्सट्रीम साइड पर। कोटक पॉजिटिव और टाइटन नेगेटिव साइड पर कॉन्ट्रीब्यूट कर रहा है। आशीष बहेती हमारे साथ मौजूद रहेंगे, जिनसे हम बातचीत करेंगे मार्केट्स को लेकर, साथ ही साथ बातचीत करेंगे इंडिविजुअल स्टॉक्स पर भी और कुछ ऑप्शंस भी उनसे हम डिस्कस करेंगे। लेकिन उससे पहले कुछ ऑप्शंस के नंबर आपकी स्क्रीन पर आएंगे, जिसमें आज 22,500, 22,600 और 22,700 के आसपास कॉल राइटिंग है। 22,500 के इर्द गिर्द निफ्टी कामकाज करे तो 22,500 पे आपको पुट राइटिंग भी दिखाई पड़ेगी और 22,500 पे मेजर कॉल राइटर्स भी हैं। 22,400 और 22,300 के जोन्स में भी आपको पुट राइटिंग होते हुए दिखाई पड़ेगी। तो मेजरली 22,500 के ऊपर आप अदरवाइज नजर रखेंगे, 22,500, 22,600 के आसपास। निफ्टी बैंक के केस में आपको स्पॉट 49,000 के आसपास है, तो 48,900 पे जो कॉल राइटर्स है वो अनवाइंड कर रहे हैं। 49,000 के आसपास कॉल राइटिंग है, 49,500 के आसपास कॉल राइटिंग है। 49,000, 48,800 और 48,500 के आसपास आपको पुट राइटिंग होते हुए दिखाई पड़ेगी। स्पेशली 49,000 के जोन्स में आपको पुट राइटिंग होते हुए दिखाई पड़ेगी। हीट मैप की सिचुएशन सो फार बियरिश साइड पे ही है, जिसमें 53 लॉन्ग है, 20 शॉर्ट कवरिंग है, 68 शॉर्ट्स हैं और करीब करीब 42 शेयरों में आपको अनवाइंडिंग होते हुए दिखाई पड़ेगी। कहाँ पर लॉन्ग्स हैं, कहाँ पर शॉर्ट कवरिंग है, वो भी एक बार देख लीजिए। मेजर लॉन्ग्स जो मार्केट से बनते हुए दिखाई पड़ रहे हैं, उसमें ईदर न्यूज़ फ्लोज ड्रिवन है या फिर ट्रिगर बेस्ड मार्केट्स के अंदर कामकाज हो रहा है। ब्रिटानिया 8.5% ऊपर है अर्निंग्स के बाद। एल्केम लैब 4% ऊपर, सीमेंस करीब करीब 4% ऊपर, चोलामंडलम इन्वेस्ट 2.5%, ओबरॉय रियल्टी 2.5%। गोदरेज प्रॉपर्टीज अर्निंग कॉन कॉल का इंपैक्ट 9.5% ऊपर। कोटक महिंद्रा बैंक अर्निंग्स का इंपैक्ट 5.5% ऊपर। दीपक नाइट्राइट 4% ऊपर। एबीबी और टीसीएस कुछ और ऐसे नाम जहां पर 2% से 4% तक की खरीदारी है। अनवाइंडिंग और शॉर्ट्स बन रहे हैं आरईसी पीएफसी के अंदर। पीएफसी 8.5% नीचे आरबीआई के डायरेक्टिव्स के बीच में। टाइटन नंबर्स के बाद 6% नीचे। पीएनबी 5%, केनरा बैंक 5%, अपोलो टायर 4% नीचे। आरईसी पीएफसी की तर्ज पे आरईसी भी 7% नीचे है। बीएचईएल 4.5% नीचे। हिंदुस्तान कॉपर, जीएमआर एयरपोर्ट और अंबुजा सीमेंट 2.5 से लेकर 3.5% बिकवाली यहां पर भी आते हुए दिखाई पड़ रही है। अब बातचीत कर लेते हैं आशीष जी से। आशीष जी नमस्कार, स्वागत है कार्यक्रम में। पहले तो मार्केट्स पे आपका एक व्यू, क्योंकि आज इंडेक्स में बहुत ज़्यादा कोई डैमेज तो नहीं है। 30-33 अंक ऊपर इंडेक्स आ चुका है स्लोली एंड स्टेडली, बट मार्केट्स वैसे एक रेंज बाउंड है। आप कैसे रीड कर रहे हो? बड़े इवेंट्स चल ही रहे हैं, अर्निंग्स है, इलेक्शंस हैं, कैसे रीड कर रहे हो मार्केट्स को? गुड आफ्टरनून सुमित जी। सुमित जी, फ्राइडे की मैसिव गिरावट के बाद आज एक थोड़ा सा पॉज डे है और मैं ये अच्छा है कि आज मार्केट थोड़ा सा स्टेबलाइज कर रहा है। स्टॉक स्पेसिफिक मूव्स काफी अच्छे आ रहे हैं और जिस हिसाब से सेक्टर रोटेशन दिख रहा है मार्केट में वो काफी अच्छा है। जहाँ की हम देख रहे हैं कि रिलायंस का कोई कंट्रीब्यूशन नहीं है, बट फिर भी निफ्टी पॉजिटिव में रहने में सफल रह रहा है। जहाँ की इनफैक्ट इवन पब्लिक सेक्टर बैंक्स में अच्छी खासी सेलिंग है, बट प्राइवेट बैंक का एक अच्छा कंट्रीब्यूशन अब बैंक निफ्टी में भी देखने मिल रहा है। हमारी सलाह निफ्टी में और बैंक निफ्टी में दोनों में खरीदारी की रहेगी इन लेवल्स पे। निफ्टी में जो स्टॉप लॉस मेंटेन करना है वो करीब करीब डे लो के पास का 22,430 के करीब का एक एसएल मेंटेन किया जा सकता है और लॉन्ग पोजीशन बनाई जा सकती है यहाँ पर।
22,650 तक के टारगेट्स के लिए। सिमिलरली अगर मैं बैंक निफ्टी की बात करूं तो बैंक निफ्टी भी 49,000 के ऊपर काफी अच्छे से सस्टेन कर रहा है। जिस हिसाब से हमने देखा है आज एचडीएफसी सारे प्राइवेट बैंक्स का एक अच्छा कंट्रीब्यूशन आया, और कोटक में शायद एक टर्न अराउंड या एक यहाँ से बॉटम फॉर्मेशन बन सकता है, जो कि काफी पॉजिटिव है, क्योंकि एक अच्छा खासा कंट्रीब्यूशन कोटक का करीब करीब 10% से ज्यादा वेटेज बैंक निफ्टी में है। तो मुझे लग रहा है कि बैंक निफ्टी में भी यहाँ से एक वापस पुल बैक देखने मिल सकता है। जो स्टॉप लॉस बैंक निफ्टी में मेंटेन करना है वो 48,850 के करीब का कैसे मेंटेन करके लॉन्ग जाया जा सकता है फॉर द टारगेट ऑफ 49,500 एंड 49,700 तक के टारगेट्स के लिए। ओके, और इंडिविजुअल स्टॉक्स आशीष जी कहाँ पर आपकी नजर है? जी सुनील जी, इंडिविजुअल स्टॉक्स में बहुत अच्छे मोमेंटम्स बन रहे हैं। पहला जो स्टॉक हमको अच्छा लग रहा है वो एमएनएम है। स्टॉक अपने ऑल टाइम हाई पे खड़ा है और लेवल्स पे भी अच्छा खासा इसमें ओपन इंटरेस्ट बिल्टअप होते हुए देखने मिल रहा है। स्टॉक में 1.25 मिलियन शेयर्स का वॉल्यूम ऑलरेडी हो चुका है, जो कि काफी पॉजिटिव है। तो एमएनएम में खरीदारी की सलाह रहेगी। जो स्टॉप लॉस में मेंटेन करना है वो 2190 का एक एसएल मेंटेन करें। हमें लग रहा है कि इसमें 2260 और 2280 तक के लेवल्स देखने मिल सकते हैं। दूसरा जो स्टॉक हमें अच्छा लग रहा है वो है एसआरएफ का। केमिकल्स में एक अच्छा मोमेंटम देखने मिल रहा है। दीपक नाइट्राइट और बाकी जो स्टॉक्स है उसमें एक अच्छा मोमेंटम बन रहा है। फ्राइडे की गिरावट के बाद आज थोड़ा सा स्टेबलाइज कर रहा है एसआरएफ, तो एसआरएफ में खरीदारी की जा सकती है इन लेवल पे। जो स्टॉप लॉस इसमें मेंटेन करना है वो 2540 के करीब का एक एसएल मेंटेन करें। मुझे लग रहा है इसमें वापस 2660 तक के लेवल्स देखने मिल सकते हैं। सुमित जी, जो तीसरा स्टॉक है वो है इंडसइंड बैंक का। ये स्टॉक गिरावट में है, लेकिन जिस हिसाब से अपने 200 डेमा पे सपोर्ट ले रहा है, हमें लग रहा है कि इसमें जस्ट थोड़ा सा प्रीएम्प्टिव ट्रेड है, क्योंकि 20 डेमा से अभी भी नीचे है। बट हमें लग रहा है कि इसमें वापस अभी पुल बैक देखने मिल सकता है। 1500 के ऊपर काफी अच्छे से इसने सपोर्ट लिया, तो 1480 का एक स्टॉप लॉस लगाना है इंडसइंड बैंक में, और 1530 और 1545 के टारगेट्स के लिए इसमें भी खरीदारी की जा सकती है। तो तीन नाम जिसमें एमएनएम है, इंडसइंड बैंक है, एसआरएफ है, जिनको आप लॉन्ग साइड पर देख सकते हैं और अकॉर्डिंगली आप यहाँ पर अपनी पोजीशंस को तेजी में देखेंगे। आगे मैं आशीष से बातचीत करूंगा, लेकिन अब हमारे साथ दो और खास मेहमान मौजूद हैं। इंडीजीन की मैनेजमेंट हमारे साथ मौजूद है। कंपनी का आईपीओ आज से खुला है और 8 मई को बंद होगा। आईपीओ के जरिए 1840 करोड़ रुपए जुटाने की योजना है। इशू का प्राइस बैंड 430 रुपए से लेकर 452 रुपए पर शेयर रखा गया है और कंपनी लाइफ साइंस इंडस्ट्री को डिजिटल सर्विसेज प्रोवाइड कराती है। आईपीओ के नंबर से बातचीत करने के लिए हमारे साथ जुड़ रहे हैं कंपनी के चेयरमैन मनीष गुप्ता जी और साथ ही साथ कंपनी के सीएफओ सुहास प्रभु, जो कि आज खुद स्टूडियो में हमारे साथ मौजूद हैं। सर, पहले तो आप दोनों को नमस्कार, स्वागत है आपका कार्यक्रम में। तो मनीष सर, मैं आपसे पहले शुरू करूंगा कि कंपनी का जो बिजनेस मॉडल है बहुत ही यूनिक है। सो आप ही निवेशकों को समझाएं किस तरह से कंपनी का पूरा बिजनेस मॉडल है, कंपनी कामकाज कैसे करती है, मेजर रेवेन्यू स्ट्रीम्स क्या हैं, डोमेस्टिक इंटरनेशनल बिजनेस से कैसे रेवेन्यूज आते हैं। तो आप पूरा डिटेल खुद ही बताएं। श्योर। पहले तो शो में हमें आमंत्रित करने के लिए बहुत बहुत धन्यवाद। इंडीजीन बहुत ही यूनिक कंपनी है। 25 साल पहले जब हम कुछ लोगों ने कंपनी की शुरुआत करी थी, तो हमारी परिकल्पना थी कि यदि हम डीप मेडिकल एक्सपर्टीज़, हेल्थ केयर एक्सपर्टीज़, टेक्नोलॉजी एक्सपर्टीज़ के साथ लेके आएंगे तो हम हेल्थ केयर सेक्टर में कई सारी समस्याओं का समाधान कर सकते हैं। हम उसी थीसिस पे अभी तक काम कर रहे हैं। यदि आप हमारे 5200 करीब एम्प्लॉयज़ जो हैं ऑल ओवर द वर्ल्ड, उनको देखिए तो 20% उसमें से मेडिकल डॉक्टर्स, पीएचडीज, फार्माकोलॉजिस्ट हैं, मेडिकल बैकग्राउंड से आते हैं। ये एक तरफ तो डेटा साइंटिस्ट, डेटा इंजीनियर्स, सॉफ्टवेयर प्रोफेशनल्स एंड एनालिटिक्स प्रोफेशनल के साथ काम करते हैं। दूसरी तरफ ब्रांड स्ट्रैटेजिस्ट, ब्रांड मैनेजर्स, ओमनी चैनल ऑर्केस्ट्रेटर्स, डिजिटल स्पेशलिस्ट, क्रिएटिव डायरेक्टर्स, आर्ट डायरेक्टर्स के साथ काम करते हैं। मार्केट में आज हमें एक डिजिटल फर्स्ट कमर्शलाइजेशन पार्टनर के रूप में जाना जाता है, और हम लोग ग्लोबल लाइफ साइंस इंडस्ट्री को करते हैं, सर्विस करते हैं। और ग्लोबल लाइफ साइंस से हमारा मतलब है फार्मास्यूटिकल कंपनीज़, मेडिकल डिवाइस कंपनीज़ और उभरती हुई बायोटेक कंपनीज़। हमारे 17 ऑफिसेज हैं ऑल ओवर द वर्ल्ड, डिफरेंट पार्ट्स ऑफ द वर्ल्ड, विद नॉर्थ अमेरिका बीइंग अ बिग हब, और करीब 66% रेवेन्यू हमारा यूएस से आता है, 30% यूरोप से आता है, और बाकी 4% रेस्ट ऑफ द वर्ल्ड है, जिसमें चाइना, जापान, इंडिया, कई सारी कंट्रीज़ इन्वॉल्व हैं। ना हम करते हैं इसका डिजिटल फर्स्ट कमर्शलाइजेशन का मतलब क्या है ना, उसके लिए मैं आपको थोड़ा सा एक बार स्टेप बैक करूँगा। फार्मा इंडस्ट्री, इनोवेशन ड्रिवन फार्मा इंडस्ट्री बहुत ही जटिल इंडस्ट्री है, बहुत रेगुलेटेड है और बहुत स्पेशलाइज्ड है।
तो पहले तो वैज्ञानिक लैब में काम कर रहे हैं, प्रोडक्ट लेके आते हैं कई सालों की मेहनत के बाद, काफ़ी फेलियर्स के बाद। जब लैब में प्रोडक्ट है उसको पेशेंट तक का और डॉक्टर तक का लाने में बहुत लंबा सफ़र होता है, 5 से 8 साल लगते हैं। रेगुलेटर्स को को डेटा देना पड़ता है अप्रूवल्स के लिए, डॉक्टर्स को कन्विंस करना पड़ता है कि ये राइट प्रोडक्ट है, राइट, वो भी ऑब्वियसली पढ़ लिख के फिर डिसाइड करते हैं। पेयर्स और इंश्योरेंस कंपनीज को कन्विंस करना पड़ता है कि ये राइट प्राइस पे है, राइट, हेल्थ आउटकम्स के कॉन्टेक्स्ट में। अब इंडिजीन एक तरफ से फार्मा कंपनीज को ये सब करने में मदद करती है, नॉट ओनली फॉर नए प्रोडक्ट बट ऑल्सो जो प्रोडक्ट्स मार्केट में उसमें नया डेटा आ रहा है, कंपटीशन आ रहा है, सेफ्टी इश्यूज आ रहे हैं। तो हम लोग ये कैसे करते हैं, हेल्पिंग फार्मा कंपनीज इन क्लिनिकल ट्रायल्स, रेगुलेटरी एंड मेडिकल अफेयर्स, सेल्स एंड मार्केटिंग, एज वेल एज इन सेफ्टी एंड फार्माकोविजिलेंस। और ये सारे प्रोसेसेस पहले भी हो रहे थे। हम लोग क्या करते हैं, हम लोग डिजिटल टेक्नोलॉजी लेड प्रोसेसेस और टूल्स लेके आते हैं ये सब पहले से बहुत अच्छी तरह करने के लिए, फास्टर एंड मोर एफिशिएंटली। ओके, सुहास सर, आईपीओ से रिलेटेड कुछ डिटेल, 548 करोड़ आप ऑलरेडी रेज कर चुके हो एंकर इन्वेस्टर्स के थ्रू। कुछ फंड्स जिसमें नदातूर, फार ईस्ट और कार्लाइल, ये 2 फंड्स में एग्जिट कर रहे हैं। सो क्या डिटेल है इसके अलावा, 1 2 कोई गोइंग फॉरवर्ड कुछ और इन्वेस्टर्स जिनकी बातचीत चल रही हो, क्या इस ओएफएस के अलावा जो फंड फ्रेश इशू भी आ रहा है, अगर आ रहा है तो उसका इस्तेमाल कहाँ होने जा रहा है? पहले the entire issue is 1,842 crores, of which 760 crores is the fresh issue. That is being used for repayment of a loan in our US subsidiary, approximately 391 crores. Okay. And about 103 crores is for expansion, both in India and overseas. Okay. The balance is meant for general corporate purposes, including inorganic growth. Coming to the OFS portion, as you already mentioned, there is a portion which is being sold by the investor shareholders, which includes Nadatur, which includes Carlyle and Brighton Park. All of them are exiting only a small portion of their existing shareholding in the company. And you know, are holding on to the balance or a larger portion of their holding in the company, and therefore it's not a total exit, it's only a partial exit. Beyond this, there are no plans for further fundraising and the like. And as you rightly pointed out, the anchor book got allocated on May 3rd. We've had marquee investors such as the Capital Group, Fidelity, ADIA from a foreign investor perspective, as well as SBI mutual funds, ICICI Prudential mutual funds, Nippon and many others from a domestic institution perspective. So we feel that we have had a good support from the investors in the anchor book and look forward to a successful public offering as well. सही बात है, नंबर तो बहुत, ये नाम तो बहुत अच्छे देख रहा था मैं एंकर बुक में। मनीष सर, 13 एक्विजिशन आप लोगों ने इंसेप्शन से लेके अब तक किए हैं। सो ये क्योंकि जिस फील्ड में आप लोग हो वो हर दिन चेंज हो रही है, एआई आ गया, अब नए टेक्नोलॉजीज आ रहे हैं। सो हाउ इज इट इम्पैक्टिंग योर बिजनेस? 1 2 ये एक्विजिशंस के साथ साथ क्या आगे और एक्विजिशंस भी ऐसी लाइंड अप हैं आप लोगों के केस में? अभी क्योंकि डेट रीपेमेंट हो रहा है, सो उसके बाद आप लोगों की बैलेंस शीट और स्ट्रांग हो जाएगी। सो गोइंग फॉरवर्ड कैसे आप इस अपॉर्चुनिटी को इनकैश करोगे? श्योर। तो आपने बोला ये बहुत ही, मैं पहले बताया, बहुत ही बड़ी इंडस्ट्री है और ये इंडस्ट्री चेंज हो रही है और ये चेंज दोनों तरफ से हो रही है। एक तरफ साइंस की तरफ से नई साइंटिफिक टेक्नोलॉजीज आ रही हैं, क्रिस्पर, सेल थेरेपी, जीन थेरेपी, दूसरी तरफ टेक्नोलॉजी आ रही है। आपने एआई का जिक्र किया जो कि इम्पॉर्टेंट टेक्नोलॉजी है। ये इंडस्ट्री बहुत स्पेशलाइज भी है, राइट, स्पेशली यदि आप रेगुलेटेड मार्केट्स की बात करेंगे तो हमने एक चीज़ हम लोग ने काफ़ी सक्सेसफुली करी है एज इंडिजीन कि हम लोग ने बहुत ही स्पेशलाइज कैपेबिलिटीज़ इन द मार्केट्स वी ऑपरेट इन वो एक्विजिशंस के थ्रू करी हैं। ये छोटे एक्विजिशंस थे, कैपेबिलिटी एक्विजिशंस थे, बट इन एक्विजिशंस ने हमें बहुत डीप एक्सपर्टीज़ बनाने में मदद करी। नाउ अब हम लोग में ये क्षमता भी है कंपनी में बहुत स्ट्रॉन्ग आइडेंटिफाई करने की, एक्विजिशंस, डील क्लोज करने की, फिर इंटीग्रेट करने की, इंटीग्रेट लोगों को
टीम मेंबर्स को, और ऑल्सो इंटीग्रेट जो भी आपने कैपेबिलिटीज़ एक्वायर करी हैं कस्टमर सोल्यूशन में, उस कॉन्टेक्स्ट में इस कैपेबिलिटी को हम लीवरेज करेंगे आगे, और जो हमें अच्छे एक्विजिशंस दिखेंगे जो हमारी कैपेबिलिटीज़ को आगे बढ़ा सकते हैं, हम और एक्विजिशंस फ्यूचर में देखते रहेंगे। जी, जो सुहास सर, मार्जिन्स की पिक्चर FY 23 मतलब 23% के आसपास थे, वो 17% के आसपास थोड़े से श्रिंक हुए हैं हाल फिलहाल में। कोई पर्टिकुलर रीज़न है उसका, ये मार्जिन श्रिंक का, एंड व्हाट आर द कंफर्टेबल मार्जिन, जो रेगुलर मार्जिन होते हैं कंपनी के, वो किस नंबर पे है? So I would like to bring your attention to the EBITDA margins. So Okay. the EBITDA margins from FY 22 to the latest period, which is December of 23, which is of the most recent fiscal year, have been steadily increasing from 18.8% to 19.7%, and for the most recent period, 21.9%. So that shows the strength and the focus on the margins. But as you rightly pointed out, the PAT margins have been not catching up with the EBITDA margin growth. But that is also, I would like to point out what I mentioned earlier. Back in 2022, we took a loan of $48 million in the US for an acquisition, and the interest cost has risen through the period, and that has impacted the PAT margins because of the incremental interest cost, with also rising interest rates, as everybody would be aware of. But with the proceeds from the IPO going towards repayment of the loan, we should become a zero debt company, and therefore this interest cost should also go down to zero and have a favorable impact on the PAT margins as well going forward. तो मार्जिन, EBITDA मार्जिन का कंफर्टेबल नंबर क्या रहेगा सर, यूजुअल नंबर? So as I mentioned, we are currently operating in the vicinity of 22%. Our aspiration is to sustain and grow that margins. चलिए, बहुत बहुत शुक्रिया सुहास सर, मनीष सर, आप लोगों का भी, मतलब समय का अभाव था वरना मैं आपसे और बात करता, लेकिन बहुत बहुत शुक्रिया आप लोग यहाँ आए, हमारे साथ मौजूद रहे, और एक बार फिर से बहुत बहुत शुभकामनाएं आने वाले IPOs और बाकी डिटेल के लिए। एक बारी IPO का जो पिक्चर है, वो प्लेट है, वापस लेकर आइए। आज से IPO खुलने जा रहा है, और IPO की मैनेजमेंट को आप सुनिए, मतलब कंपनी की मैनेजमेंट को आप सुन ही रहे थे। आज से IPO खुला है, 8 मई तक खुला रहेगा। 430 से लेकर 452 रुपये इसका प्राइस बैंड है, और 2 रुपये के आसपास की फेस वैल्यू है, और 1800 करोड़ रुपए ऊपर ओवरऑल रेज हो रहे हैं, जिसमें से एंकर बुक ऑलरेडी यहाँ पर अच्छे सब्सक्रिप्शन, अच्छे नंबर्स के साथ आप देख ही रहे हैं। एक ब्रेक का वक्त है, ब्रेक के बाद लौटेंगे। आशीष जी बने हुए, उनसे तो हम बातचीत जारी रखेंगे, और कुछ और स्टॉक्स हैं उन पर भी चर्चा करते हैं छोटे से ब्रेक के उस तरफ। आप देख रहे हैं फ्यूचर एक्सप्रेस, और मार्केट्स एक रेंज के अंदर ही कामकाज करता हुआ आपको दिखाई पड़ेगा। आशीष जी, सस्ता ऑप्शन क्या चुना आपने? जी, सुमित जी, जुबलेंट फूड एक अच्छा बेस फॉर्मेशन बना दिया है, और अब मुझे लगता है कि इसे कॉल ऑप्शन के थ्रू प्ले करना ज्यादा अच्छा रहेगा, क्योंकि जिस हिसाब से ब्रेकआउट आ रहा है, मुझे लग रहा है 475 की जो कॉल है 14.5 रुपए के करीब चल रही है, इसमें पोजीशन बनाई जा सकती है। 10 रुपए का एक स्टॉप लॉस लगाना है, जो उसमें टारगेट्स निकल कर आ रहे हैं 20 रुपए का पहले टारगेट और 25 रुपए के सेकंड टारगेट के लिए इसमें खरीदारी की जा सकती है। 75 ही कॉल, राइट? आशीष जी, 475 ही कॉल। जुबलेंट फूड की 445 475 की कॉल खरीदारी की सलाह। ओके, तो 475 15 रुपए के आसपास ये कॉल चल रही है, इसको आप लॉन्ग साइड पे देख सकते हैं, और 25 रुपए के आसपास के टारगेट्स यहाँ पे बनते हुए दिखाई पड़ सकते हैं, पहली जो टारगेट्स रहेंगे। तो जुबलेंट फूड की इस कॉल के अंदर आप खरीदारी करके चलेंगे, 475 ही कॉल, जिसके ऊपर आप खरीदारी करेंगे, 20 और 25 के टारगेट रहेंगे। आशीष सर, समय का अभाव था, लेकिन आपसे एक स्टॉक पे बात करना ज़रूरी था, वो है यूनाइटेड स्पिरिट्स। आपके आने से पहले ही ये स्टॉक आज बढ़िया तेज़ी दिखा रहा है, 1234 1230 प्लस अपने नए ऑल टाइम हाइस पर पहुंच गया। क्या करें इसमें? जी सुमित जी, स्टॉक हमारे रडार में भी था, और कंटिन्यूअसली जिस हिसाब से इसमें स्ट्रेंथ बन रहा है, इनफैक्ट हमने लास्ट वीक आपके साथ इसमें डिस्कस भी किया था, और एक बाइंग रिकमेंडेशन थी। मुझे लग रहा है ये फ्रेश हाइज है, और यहाँ से भी अच्छा मोमेंटम देखने मिल सकता है। तो 1260 के लिए अब इसमें खरीदारी की जा सकती है। जो स्टॉप लॉस भी मेंटेन करना है वो 1210 का एक एसएल मेंटेन करके पोजीशन इन लेवल्स पे भी बनाने की सलाह है। आपकी रडार पे तो ये स्टॉक शुरू से ही है, इसीलिए मैं आपसे पूछा। स्टॉक ऑब्वियसली जिसकी जिक्र करना ज़रूरी भी था, आपसे लास्ट टाइम भी बात हुई थी, तब आपने कहा था एक नया हाई बनेगा, और आज आपकी स्क्रीन पर नया हाई है। बहुत बहुत शुक्रिया आशीष जी हमारे साथ मौजूद रहने के लिए, और सभी शेयरों में बातचीत करने के लिए। समय का अभाव था, वरना आपसे और बात करते, लेकिन बहुत
बहुत शुक्रिया हमारे साथ मौजूद रहने के लिए। 1260 के टारगेट्स के लिए यूएसएल को आप देख सकते हैं। और आज के जो 3 स्टॉक्स थे उसमें एसआरएफ में खरीदारी करेंगे, इंडसइंड में खरीदारी करेंगे, एमएनएम में खरीदारी करेंगे। आशीष जी की तरफ से कॉल्स थी। ब्रेक का वक्त है, ब्रेक के बाद लौटेंगे। आशीष आपके साथ मौजूद रहेंगे, सास बहू सेंसेक्स लेके। नमस्कार।